हैं इंशाल्लाह। तो हम बेसिकली पिछले अपने सेशंस के अंदर बात कर रहे थे कुछ आपके आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके हवाले से, और कुछ एक हमारे पास जो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट है उसके हवाले से। और हमने कुछ डाइकोटमीज का जिक्र किया था, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ का जिक्र किया था जो आइडियाज़ एक ज़माने में एक ही समझे जाते थे, लेकिन बाद में उनको सेग्रीगेट कर दिया गया या उनको पोलराइज कर दिया गया। और एक जो डाइकोटमी हमने अब तक जो है वो दो तीन चीज़ों की डाइकोटमी का जिक्र किया, एक इनकलाब का और दावत दीन के तसव्वुर का। फिर इसी तरीके से हमने इकामत दीन और तज़किया नफ्स की बात की। ठीक है कि ये दोनों चीज़ें पार्ट एंड पार्सल एक ही चीज़ हैं, इनमें फ़र्क नहीं है। और तीसरी चीज़ जो हमने अब जिक्र करेंगे आज वो फ़िक्र एंड फ़िक्र की है। फ़िक्र एंड फ़िक्र की डाइकोटमी है, ठीक है ना। जो फ़िक्र एंड फ़िक्र की डाइकोटमी ये है कि सबसे पहले हम फ़िक्र की डेफिनेशन देख लेते हैं। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह तआला अन्हु ने जो फ़िक्र की डेफिनेशन बयान की है वो क्या है? मारिफतुन नफ्सी मा लहा व मा अलैहा। यानी एक नफ्स के बारे में ये जानना कि उसके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या क्या उसके राइट्स हैं। तो एक नफ्स यानी इंसान के बारे में ये जानने का नाम कि क्या क्या ऑब्लिगेशन और क्या क्या राइट्स हैं, यानी क्या क्या चीज़ें वो उसने रिसीव करनी है और क्या क्या चीज़ें उसने डिसमिनेट करनी है या उसने एक्सपेंड करनी है। ठीक है ना। तो मारिफतुन नफ्सी माला ये है फ़िक्र। और इसके अंदर इंसान की पूरी ज़िंदगी आ जाती है। हर चीज़ इंसान के ऊपर आ जाती है, यानी इंसान के माली मामलात, इंसान के सियासी मामलात, सोशल मामलात, पर्सनल मामलात, हर किस्म का मामला जो है वो इंसान का इस चीज़ के अंदर शामिल हो जाता है। तो अब जब हमने फ़िक्र की बात की, फ़िक्र के अंदर जब ये चीज़ें ऑलरेडी आते हैं तो फिर फ़िक्र कहाँ से आई? वे डज फ़िक्र स्टैंड? यानी ये फ़िक्र जो है इटसेल्फ हमारे यहाँ एक थॉट का जो तस्वर है, ये इस्लामिक थॉट है। तो ये सवाल पैदा होता है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ़िक्र, इस्लामिक थॉट? So, in my humble opinion, fikr is actually an abstraction without any real boundary. यानी जब हम कहते हैं ना कि इस्लामिक थॉट है, तो देखिए फिक को तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा आप फिक्र को डिफाइन करें, व्हाट इज एक्चुअली ए फिक्र, तो कैन यू डिफाइन दैट फिक्र? तो मेरा ख्याल है मुश्किल है आपके लिए फिक्र को डिफाइन करना उस तरीके से ना। आप शायद उस तरीके से फिक्र को डिफाइन ना कर सकें। फिक को तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिक्र को डिफाइन करना मुश्किल है, मुमकिन नहीं। तो इससे पता चला कि हमारे यहाँ ये एक एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुर पाया जाता है। और एक तसव्वुर है और यानी ये जस्ट एन एब्स्ट्रैक्शन, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट थिंग। लेकिन हमारे यहाँ ये पाया जाता है। अच्छा, वाई? एज अ रिजल्ट स्कैंडलाइजेशन अकर्ड। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको जरा थोड़ा सा As a result, scandalization occurred against the fuqaha. What is happening today is that fiqh and fuqaha are undervalued and underestimated, while so-called fiqh and mufakkireen are overvalued and overestimated, as if they have understood something from the religion that no other person has, as if they are more relatable and relevant as compared to fiqh and fuqaha. तो अब हो क्या रहा है करंटली माशरे के अंदर कि हमारे यहाँ नए नए मुफक्किरीन आ रहे हैं। ठीक है ना। और फुकहा को साइड लाइन किया जा रहा है, और उलमा को साइड लाइन इसलिए किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी ये वो लोग हैं जिनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। तो अब दीन के जो बड़े मामलात हैं, जो मैक्रो लेवल के जो अहकामात हैं, ये जो मैक्रो लेवल के मामलात हैं, उनको जो है ना वो डील करेंगे मुफक्किरीन, और जो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करेंगे फुकहा। हालांकि एक्चुअली में फिक्र की डोमेन के सारे मामलात हैं, यानी इमारत, खिलाफत का तस्वुर, निज़ाम का तस्वुर, ये सारी डिस्कशन हमारी फिक्र की किताबों के अंदर मौजूद है। हमारे क्लासिकल उलमा ने किताबें डिस्कशंस की हुई। इमामत का जो तस्वुर है, शूराई निज़ाम जो है, हमारा सियासत का पूरा निज़ाम है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम है, इस्लामिक पिनल कोड है, वो सारा का सारा किसने जिक्र किया? वो फुक़हा ने डिस्कस करना है ना, ये उनकी किताबों में मौजूद है, उनके लिटरेचर के अंदर ये चीज़ मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हम लोगों ने ये जो डोमेन है, ये स्कोप उलमा से लेके अब हमने किसको दे दिया, ये किसके स्कोप में डाल दी? मुफक्किरीन के स्कोप। तो हम कहते हैं कि मुफक्किरीन अब वो लोग हैं जो एक्चुअली इस चीज को समझते हैं सही मामले में। ही इज ए थिंकर। और थिंकर कौन होता है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि थिंकर से मुराद क्या है। मतलब फुकहा के लिए तो आपको यानी एक क्रेडेंशियल्स चाहिए ना, एक फकीह बनने के लिए तो आपको एक खास सिस्टम से गुजरना है, एक करिकुलम से गुजरना है। आपको कुछ किताबें पढ़नी है कुछ असातिज़ा के साथ, और कुछ खास लेवल तक आपने अपनी नॉलेज को अचीव करना है। लेकिन मुफक्किरीन जो है उनकी सवाल ही पैदा होता है कि वे डू दे स्टैंड फॉर। ठीक है ना। क्या यानी आजकल तो अल्लाह माफ करे, एक साइकोलॉजिस्ट है मिसाल के तौर पर, वो मुफक्किर बन गया। ठीक है ना। एक डॉक्टर है एमबीबीएस का, वो मुफक्किर बन गया। एक इंजीनियर है, वो मुफक्किर बन गया ना। तो अब मुफक्किरीन, असल मसला ये है कि ये टर्म कॉइन क्यों की गई? ये इसलिए टर्म कॉइन की गई, प्रॉब्लम द रीजन वाई इज कि आपको ये लेजिटिमेसी देती है इस चीज़ की कि आप दीन पे बात कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है जब भी आपसे कोई लोग पूछेंगे कि भाई आप दीन पर बात कर रहे हो तो किस बेसिस पे बात कर रहे हो, व्हाट इज योर बैकग्राउंड?
तो अगर आप कहेंगे जी मैं इंजीनियर हूं और मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी लेजिटिमेसी कम हो जाती है ना, आपके पास लेजिटिमेसी है ही नहीं दीन पर बात करने की। लेकिन जब आप कहते हैं मैं मुफक्किर हूँ, आई एम थिंकर, इस्लामिक थिंकर, तो फिर कुछ ना कुछ लेजिटिमेसी आपके पास आ जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि क्रेडेंशियलिज्म से बचने के लिए, यानी क्रेडेंशलाइजेशन से, या फिर आप समझ लें क्रेडेंशलिंग से बचने के लिए, आपने क्या किया कि यानी अपने खास स्टेटस को अचीव करने के लिए, अपनी आप अपनी कुछ नॉलेज को अचीव करने से क्योंकि आप बाउंड है, आप बात करनी है तो इस बारे में, तो उसके लिए फिर आपने बचने के लिए आपने एक नई टर्म कॉइन की, और मुफक्किर और इस्लामिक, और ये इतनी जनरल टर्म है कि इसके अंदर आप किसी भी बंदे को डाल सकते हैं। एक आर्टिस्ट होगा वो भी मुफक्किर बन सकता है, हु हैज नो बैकग्राउंड व्हाटसोएवर ऑफ दीन, और वो क्लेम कर सकता है जी मैंने स्टडी की है इस्लाम को, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल व्हाट ही हैज टू से, एंड ही इज अ मुफक्किर एंड ही हैज टू बी एन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल। तो हो क्या रहा है, द बिग क्वेश्चन इज हु हैज द लेजिटिमेसी टू डिफाइन करंट कोर्स ऑफ एक्शन इन टुडेस क्रिटिकल टाइम। तो आजकल के हालात में किसके पास लेजिटिमेसी है? क्या फुकाहा के पास है, मुफक्किरीन के पास है? तो मुफक्किरीन कहते हैं हमारे पास है, हम बताते हैं। तो अजीब बात यह है, ये नहीं जरा गौर करने वाली बात है कि एक बंदा, अच्छा अगर आप उनसे विरासत के मसाइल पूछें, उनसे अहकामात के फ़िक़्ह के मसाइल पूछें, वो नहीं बता सकते। वो कहते हैं जी ये हमें नहीं पता, ये फुकाहा को पता है। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एक बंदे के पर्सनल मामलात के, वुजू के मसाइल, नमाज ज़कात के मसाइल, बेसिक मसाइल आप नहीं बता सकते, और आप समझते हो आप इनकेपेबल हो, तो हाउ कैन यू क्लेम द लेजिटिमेसी ऑफ एक्चुअली स्पीकिंग अबाउट द बिगर इश्यूज ऑफ उम्मा? यानी ये तो छोटे इश्यूज है ना, यानी ज़कात, रोज़ा, ज़कात एक तरफ, उम्मत के पूरे मसले हैं कि उम्मत की यानी हमारा दीन जो है, खिलाफत का तस्वुर क्या है, निज़ाम का तस्वुर क्या है, उसका आइडिया क्या है, जहां पे आपकी, आप जिस जिन तस्वुरात की बेसिस के ऊपर आप पूरे पूरे मैसेस को और पॉपुलस को इन्फ्लुएंस करोगे, तो वो चीजें जो एक हायर लेवल पर हैं, वो चीजों पे आप बोलने की लेजिटिमेसी रखते हो, और आप समझते हो कि यार मैं क्वालिफाइड हूं उस पर बात करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक छोटे मसलों पे बात नहीं कर सकता, तो दिस डजंट मेक सेंस। होना ये चाहिए कि वो बंदा जो ये वाली, मतलब मुझ जैसा बंदा, वो फिक्र के छोटे मामलात पे अगर बात कर सकता है, तो आई हैव टू असेंड थ्रू ए सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर एक सर्टेन नॉलेज के एक लेडर से मुझे ऊपर जाना है, और उसके बाद मैं जाके एक खास लेवल पे पहुंचूंगा जहां पे मैं जाके एक्चुअली इस तरह के बड़े मामलात या मैक्रो लेवल के मामलात हैं उनको डिस्कस कर सकूंगा ना। तो हो ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि एक बच्चे से बच्चा, एक बच्चा जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया का उसका इन्फ्लुएंस है, तो वो एक इन्फेंसी में है, नॉलेज की इन्फेंसी में, लेकिन उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, जस्ट बिकॉज ही हैज द वॉइस, ही कैन एक्चुअली स्पीक अबाउट सर्टेन इश्यूज। हमारे दीन के अंदर जनरली याद रखिएगा कि हर बंदे को बोलने की इजाजत नहीं, ये बात समझिएगा। हमारे दीन के अंदर हर बंदे को मुआशरती मामलात के अंदर बोलने की इजाजत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने रुवैबिदा का जिक्र किया। रुवैबिदा कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लड़के हैं जो एक वक्त आएगा कि जो कि इनकॉम्पिटेंट होंगे, कम उम्र होंगे, लेकिन दीन के यानी लोगों के बड़े बड़े मामलात, उनके बारे में बातें करेंगे। दैट इज एक्चुअली हदीस। मैं आपको हदीस दिखा देता हूँ ताकि आपको ये डायरेक्टली इस हदीस से पता चले, और ये कितनी रेलेवेंट है, सुभान अल्लाह। और सोशल मीडिया में यही हो रहा है ना। एक मिनट। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी, ये हदीस आपके सामने आ रही है। एक वेबसाइट है इस्लाम ऑनलाइन, अच्छी वेबसाइट है, रिलायबल वेबसाइट है। अच्छा, ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सयअती अलन नासी सनवातुन खद्दाआतुन, लोगों पर एक बड़े सख्त और धोखे वाले टाइम आएगा, यानी जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा डिसीव होगा, डिसेप्शन होगी, ऐसे टाइम्स आएंगे। युसद्दक़ु फ़ीहिल काज़िब व युकज़्ज़िबु फ़ीहिस सादिक़, तो झूठा जो होगा उसकी तस्दीक की जाएगी, और इस तरीके से वो युकज़्ज़िबु फ़ीहिस सादिक़, और औ युकज़्ज़िबु फ़ीहिस सादिक़, जो सच्चा होगा उसकी तकज़ीब की जाएगी। व युअतमनु फ़ीहिल ख़ाइन, जो ख़यानत करने वाला है उसको ट्रस्टवर्दी समझा जाएगा। व युख़व्वनु फ़ीहिल अमीन, और वो बंदा जो अमानतदार है उसको ख़ाइन तस्वुर किया जाएगा। यानी यानी एक ना, यानी आप समझ लें कि यानी बिल्कुल यानी ऑपोजिट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, जो होना चाहिए बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा होगा, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो उल्टा हो रहा होगा। ठीक है, वयंतिकु फीह रुवैबिदा, और उस दौर के अंदर रुवैबिदा बहुत ज्यादा कलाम करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल से जब पूछा कि उमर रुवैबिदा, अल्लाह के रसूल रुवैबिदा कौन है? तो आपने फरमाया कि अर्रजुलु ताफिह यतकल्लमु फी अम्रिल आम्मा, एक ऐसा बेवकूफ आदमी,
यानी इनकॉम्पिटेंट आदमी यतकल्लमु फी अम्रिल आम्मा, कि वो आम लोगों के जो मामलात हैं, जो बड़े बड़े मामलात हैं, जो सोशल इश्यूज हैं बड़े बड़े, उनके बारे में बात करेगा। तो ये हदीस अब देखें, अब बिल्कुल यही हो रहा है ना कि जिन लोगों को बोलना चाहिए उन टॉपिक्स पे वो बोल नहीं रहे। अच्छा, उनकी नेग्लिजेंस भी है डेफिनेटली, या उनके पास वो कॉम्पिटेंस, उनके पास भी कॉम्पिटेंस नहीं है बहुत बात करने की। एक नॉलेज गैप बाहर एग्जिस्ट करता है। अब ये नॉलेज गैप है तो समझिएगा। तो देखिए, याद रखिएगा, जब भी आपने किसी चीज के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में बात करनी है, तो आपको दो चीजों की जरूरत है। एक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, रिलीजन की, यानी आपको नसूस का इल्म होना चाहिए, फिक़्हुद्दीन कह सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, फिक़्हुल वाक़िअ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस। तो एक सर्कमस्टेंशियल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, और एक नॉलेज ऑफ एक्चुअली द दीन और द रिलीजन, या फिक्र कह देंगे, इस्लामिक लॉ, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपने क्या करना है कि हालात को समझना है, और हालात को समझने के बाद आपने क्या करना है, जो इस्लामिक नॉलेज आपको अल्लाह ने दिया है, जो फिक्र और अंडरस्टैंडिंग दी है, उसको आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर, ठीक है। और वो सिचुएशन जो है, फिर उसके मुताबिक आपने क्या करना है कि आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो होता क्या है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये दो एरियाज हैं, यानी ये किसी भी मुफ्ती के लिए फतवा देने के लिए, फतवा किसे कहते हैं, लीगल ओपिनियन, आपने कोई ओपिनियन देनी है, कोई गाइड करना है ना, एक सिचुएशन है, उसके अंदर आपने इस्लामिक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, राइट, इज्तिहाद करना है। अब वो जो आपने सिचुएशन के अंदर इज्तिहाद करना है, वो जो गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपके पास एक सर्कमस्टांसिस, हालात हाजिरा का इल्म होना चाहिए, और आपके साथ दीन का इल्म होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एक नॉलेज गैप एग्जिस्ट कर रहा है, एंड वी नीड टू एक्नॉलेज दैट फैक्ट एज वेल। नॉलेज गैप ये है कि जो आपका जो दीनदार तबका है, जो रिलीजियस आपकी कम्युनिटी है, ये जिसको हम क्लर्जी कह सकते हैं, दैट इज एक्चुअली वेल वर्स्ड इन फिक्ह शरिया, शरीयत और उसका इल्म को अंदर वो वेल वर्स्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक एज वेल, एंड वी डू एक्नॉलेज फॉर अ फैक्ट के जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनका नॉलेज उनके पास उतना ज्यादा नहीं है। दे आर लैकिंग इन दैट सर्कमस्टेंशियल नॉलेज, ठीक है। हालात हाजिरा का उनको पता नहीं है इतना ज्यादा, दे आर नॉट वेल अवेयर, दे डू नॉट एक्चुअली, क्योंकि एज एन एकेडमिक्स, जो लोग एकेडमिक्स होते हैं नेचुरली दे आर समटाइम्स डिवोर्स फ्रॉम रियलिटी। हालात हाजिरा का उनको इतना ज्यादा नहीं पता होता, वो अपने एक आइवरी टावर के अंदर बैठे होते हैं। जैसे एक मुहावरा भी बोला जाता है, एकेडमिक्स जो है अपने आइवरी टावर में बैठे होते हैं, उनको हालात हाजिरा का कुछ नहीं पता, और वो अपनी दुनिया के अंदर, किताबों की दुनिया के अंदर मगन होते हैं। हालात हाजिरा में ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, पावर कॉरिडोर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। और इब्न आबिदीन एक फ़कीह हैं बहुत बड़े, फ़ुक़हा यानी हनफी फ़िक़्ह के उलमा में से हैं। वो कहते हैं, मन जहिल बि अहली ज़मानिही फ़हुव जाहिल, कि वो शख्स जो अपने ज़माने के लोगों के बारे में नहीं जानता, या फिर अपने ज़माने के हालात के बारे में नहीं जानता, फ़हुव जाहिल, वो एक्चुअल में जाहिल है, इग्नोरेंट है। तो हो ये रहा है, एक नॉलेज गैप एग्जिस्ट, एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है नॉलेज का, और वो ये है कि दीन का इल्म है लेकिन हालात हाजिरा का इल्म नहीं। अच्छा, एक ये। दूसरी तरफ हमारे पास एक कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी है, ये रिलीजियस कम्युनिटी है। दूसरी हमारे पास एक कम्युनिटी है एक्टिविस्ट्स की, जो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के रहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को मुफक्किरीन कहते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। थिंकर्स हो गए, या फिर इस तरीके से एक्टिविस्ट हो गए, रेवोल्यूशनरीज हो गए, ठीक है ना, इनकलाबी सोच के जैसे कहते हैं ना वो लोग, उनके पास वाकया का इल्म है, उनको सर्कमस्टांसेस का पता है, दे आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने देखी होती हैं, इस तरीके CNN के ऊपर 24 घंटे वो होते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टेंटली दे आर बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। हालात हाजिरा के बारे में दे आर वेल अवेयर, क्या चल रहा है, फॉरेन पॉलिसीज किस तरीके से काम कर रही हैं, स्टडिंग पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर औकात। लेकिन उनके पास क्या चीज लैक कर रही है, दीन का नॉलेज। अब होता यह है कि बिकॉज दे अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, तो व्हाट दे थिंक इज के उनको जो दीन का मोटा मोटा पता है, इधर उधर लेक्चर सुन लिए, कि बस अपनी वो एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं कि अभी हालात हाजिरा के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए। उनके पास शरीयत का वो इल्म नहीं है। और उलमा के पास, मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे उनके पास बिल्कुल इल्म नहीं है, नहीं, कम इल्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, उलमा के पास मेनली शरीयत का इल्म है, लेकिन फिकुल वाकई जनरली बहुत से उलमा होते हैं माशाल्लाह, देयर वेल अवेयर, कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे हमारे पास शेख सफर अल हवाली जैसे लोग थे बड़े बड़े, जो इस टाइम अल्लाह माफ करे जेलों में हैं। बहरहाल इस तरह के लोग जो कि वेल इक्विप्ड हैं दीन के इल्म में भी, और इसके साथ हालात हाजिरा को भी बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत थॉरली दे हैव एक्चुअली स्टडीड एंड अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन कम लोग हैं। तो अब वो बंदा इस तरह का जिसके पास ये दोनों चीजें, ही इज एक्चुअली कॉम्पिटेंट इनफ कि दैट ही कैन एक्चुअली डिवाइस द सॉल्यूशन, के इससे हालात क्या चल रहे हैं, उनके बारे में क्या हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है, अब ये दो कम्युनिटीज हैं, होना ये चाहिए कि ये दोनों कम्युनिटीज मिल के काम करें।
तो दे शुड सिट इन द टेबल, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ये अपना नॉलेज लेके, ये अपना नॉलेज टेबल पे रखें, उलमा अपना नॉलेज टेबल पे रखें, एंड दे डिसाइड टुगेदर कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उम्मत को गाइड करें कि इस टाइम जो करंट हालात हैं, खासतौर पे जो गजा के फ़लस्तीन के मामलात हैं, उसके अंदर हमें करना क्या चाहिए। सिर्फ एक साइडेड, वन साइडेड नॉलेज को लेके अगर आप लीड करेंगे या कुछ करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फॉर बोथ केसेस। उलमा के हवाले से भी हम कई दफ़ा प्रॉब्लम, यानी अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है, उलमा की साइड में अगर आप देखें तो इतनी बाजुकात ऐसी अजीबो गरीब ओपिनियंस आ रही होती हैं कि दैट लिटरली इट्स, यानी बंदे को हंसी आती है कि यार देयर वेयर आर दे लिविंग, क्या वो इस दुनिया का पार्ट भी हैं कि नहीं समटाइम्स। नॉट ऑल ऑफ देम, अगेन डिस्क्लेमर देयर, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ। और ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ क्या है, जो हालात हाजिरा का बहुत पता है लेकिन दीन के बारे में अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे बड़े बड़ी जसारत वाली बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे पोंगियां मार रहे हैं, अल्लाह माफ करे, कि समझ नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो नॉलेज गैप है हमारे दरमियान ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ब्रिंग दीज टू पीपल टुगेदर, ठीक है ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इन चीज़ों को अपने आप को इक्विप करना है इस नॉलेज से, और ये चीज़ हम लैक करें टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इन चीज़ों को हमें ओवरकम करने की जरूरत है। जी, यहाँ पे किसी का सवाल कोई अब तक? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा शेख, ये मतलब जो ना आपने ये गैप तो बताया, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जो है ना जो थिंकर है सो कार्ड, वो जो है ना वो मजहबी क्लास के पास आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे मजहबी क्लास जो है वो सिंगल जो का है ना जाने की नहीं। दूसरों को कहते हैं कि जी ये तो इनके पास दीन का इल्म ही नहीं है, ये तो मतलब जो है ना लाड मकाले के पढ़ने वाले हैं, इसके साथ किस तरह मतलब जो है ना बात होगी। तो ऐसे ये इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि बस अब यही देखें ना, ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, जब तक ये सॉल्यूशन पे कोई एक बंदा या तो दोनों साइड्स का नॉलेज हासिल करे। मैं तो बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बड़ी कोशिश की पिछले दिनों, आई वाज वर्किंग ऑन दैट एज वेल, कि मैं कुछ ऐसा करूं, एक टीम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज को इकट्ठा करूं। और हमारे एक जानने वाले भाई हैं माशाल्लाह, ही इज़ वेरी वेरी वेल वर्स्ड इन द पॉलिटिकल साइंस, और आजकल जो पॉलिटिकल वाकयात हैं, हालात हैं, ही मतलब जगह ना कुछ लोगों के खून के अंदर ये चीज़ शामिल होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं उसको वो बहुत क्लोजली मतलब वो समझते हैं माशाल्लाह, और वो मतलब इवन कई उन्होंने प्रेडिक्शंस भी कर देते हैं, और माशाल्लाह वो प्रेडिक्शन सही भी होती हैं, सुभान अल्लाह। और वो जाहिर है जब बंदा इतना एक्सपर्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स हाउ दे आर गोइंग ऑन ना। तो मैंने बकायदा सोचा, बल्कि मैं खुद अपने अंदर ये लैकिंग समझता हूँ कि आई एम नॉट वेल अवेयर, कि मुझे बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, आई शुड बी अवेयर। अब इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट ओपन नहीं होता इस बारे में बात करने से, बिकॉज आई डोंट नो फॉर श्योर, एंड दैट्स माय वीकनेस। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज को जिनके पास दीन का इल्म है, और उनको पढ़ाया जाए बैठ के, उनको बताया जाए यार दे हैव टू डू दैट, दे हैव टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि सिर्फ हमने अपने आप को, और हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे, एक पैसिविज्म, यानी दो तरफ है ना, एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्टिविज्म है और एक पैसिविज्म है। एक्टिविज्म का मतलब है जी बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी माइंडसेट बना लो और बस पागल हो जो कि बस जी निजाम 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 और खिलाफत खिलाफत यही करते रहो, और अपनी पर्सनल लाइफ और जो एक्चुअल में जो आप कर सकते हो सोसाइटी में वो भी कुछ नहीं करते आप, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो निजाम के जो पूरा सिस्टम है, वो आप एक सिस्टम के अंदर रह रहे हो ना, तो आप वो सिस्टम अलाउ ही नहीं करता ज्यादा मूव आउट। आप बातें तो कर सकते हो, नारे लगा सकते हो, लिटरेचर पढ़ सकते हो, बट एक्चुअल में क्या कर सकते हो प्रैक्टिकली? हमारे सामने जितनी भी निजाम की जमातें हैं सारी फेल हो रही हैं, आपको पता है, पूरी दुनिया के अंदर दे हैव बीन लाइक वर्किंग फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स एंड दे आर अनएबल टू डू दैट। क्या प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और उसकी नतीजे में क्या हो रहा है कि वो एक्चुअली जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। और ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास दूसरा एक पैसिविज्म है। पैसिविज्म का मतलब है कि बिल्कुल सियासत से दूर रखो अपने आप को, और बाकायदा इस तरह की फिर वो आयात और हदीसें भी आ जाती हैं उलमा की, कि उलमा हमेशा जो है ना अपने आप को अलग रखते हैं सियासत से, और ये वो है। तो ये एक एक्सट्रीम बिहेवियर्स है। अब इन बिहेवियर्स को, इन इस गैप को ब्रिज करना है अब अपने किसी तरीके से, और ये ही हमारी प्रॉब्लम है। देखें, हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मतलब हम, कोई बंदा कहना कि यार कोई हमें कोई ऐसी कोई इमीडिएट कोई हमें सोल्यूशन बता दें जिससे हम फौरन इस मसले को हल कर सकें, दैट्स दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। ये जो मसले गजा के और ये फ़लस्तीन के मसले हैं, ये दिस इज नॉट ए न्यू मसला। हम लोग थ्रू आउट हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को देख लो उठा के, मल्टीपल टाइम्स हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके हैं। अल्लाह माफ करे, भी गजा का, लेट्स अज्यूम गजा का मसला हल हो जाता है, अल्लाह करे, अल्लाह करे, हमारी दुआ है अल्लाह ताला करे। उसके बाद क्या मसला आपके ख्याल में, ये परमानेंट मसला हल हो जाएगा? गजा का मसला कब से स्टार्ट हुआ हुआ है? मल्टीपल टाइम्स जिनोसाइड्स हो चुके हैं, बोस्निया में, कश्मीर में, आपके पास यानी अब इसके बाद अब जॉर्डन के अंदर ये मसला शुरू हो रहा है। फिर इस तरीके से आपके पास यानी
इतने मुल्क हैं, कहाँ कहाँ पे आप भागेगा इंसान, यानी मुसलमान क्या क्या, कितनी देर तक हम रिएक्शनरी अप्रोच पे चलते रहेंगे। ये हालात आए, गुस्सा शुसा निकाला, कोई तोड़ फोड़ करो, चीखे चीखे मारो, हालात ठंडे होते हैं, फिर आप भी इजी होकर रिलैक्स होकर बैठ जाओ। नो, वी हैव टू थिंक थ्रू ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही अल्टीमेटली है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म आप कर सकते हो वो भी ना करो ना, यू हैव टू डू दैट एज वेल। जो जो आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ऑनलाइन सोशल मीडिया, यानी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हिस्सा ले सकते हो। जो गजा के भाई हैं उनके लिए फाइनेंशियल एड कर सकते हो, मुजाहिदीन की फाइनेंशियल एड कर सकते हो। मतलब बहुत जो आप एक्चुअली कर सकते हो लॉन्ग शॉर्ट टर्म में वो भी करो, लेकिन इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को नजरअंदाज ना करो। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज गोइंग टू बी द एक्चुअल सोल्यूशन, बिकॉज हम इस तरह के मामला मल्टीपल टाइम्स फेस कर चुके हैं। जी एमन, आप कुछ कहना चाह रही हैं, एमन अब्दुल्ला? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी पे भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि अगर गोरे चांद पे चले गए हैं तो कौन सा तीर मार लिया है। लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि ये जो जेनोसाइड हो रही है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल है, और जो मतलब इस तरह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारे जो इसराइल के साथ पार्टनर्स हैं। और सेकेंडली ये बात है कि मतलब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो बहुत उनका कंट्रोवर्शियल कंटेंट होता है दीन को एग्जैक्टली। लेके, नेगेटिव बातें, और कहते हैं कि नऊज़ बिल्ला वो क्या कहते हैं कि जो डांसिंग है और सिंगिंग है और ये हमारा कल्चर है और हमारी तहजीब और आर्ट है, और पता नहीं क्या कुछ वो कह देते हैं बेहयाई को। और फिर जो उलमा है उनकी पूरी स्पीचेस को छोड़ के जहाँ पे उनको कंट्रोवर्सी लग रही होती है उसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे बना देते हैं, फलां स्कॉलर ने तो ये कंट्रोवर्सी कर दी। बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं, पूरा कंटेंट छोड़ देते हैं। तो ये उनकी तरफ से भी है, हम सिर्फ उलमा को कहते हैं कि ये लोग सेक्टेरियनिज्म करें, लेकिन इसमें यूट्यूबर्स का भी बड़ा दखल अंदाज है, ये जो अपने फकीर टाइप के लोग हैं और इस तरह स्पीकर्स हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि एक्चुअली यही प्रॉब्लम है ना कि हमें हर जगह पे काम करने की जरूरत, वी हैव सो मच टू डू। तो हमारे पास एआई टेक्नोलॉजी, फिर अपने जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको हमें एक्टिवेट करने की जरूरत है। लेकिन ये तब होगा जब हम एक्चुअली किसी जगह पे बैठ के थोड़ा सोचेंगे भी तो ना। अभी हो ये रहा है कि हर बंदा बस रैंडमली हैप्पैज़र्डली जो ज़हन में आ रहा है कर रहा है, और दैट्स फाइन एज वेल। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली भी एटलीस्ट ये तो करना चाहिए जो हमें करना चाहिए। और इसके अंदर वो लोग जिनको अल्लाह ने कोई वॉइस दी है किसी न किसी लेवल पे, वो वॉइस को इस्तेमाल करें और यूज़ करें फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर रिलीजन एज वेल। तो ये ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसको, अब प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से यूज़ करें। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमें जब टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इंसान को हया और शर्म आएगी ना, और जब उसको दीनदारी, उसको उसका ईमान को और गैरत जगाएगी, तो उस टाइम इंसान पे सोचेगा अच्छा यार मुझे कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। फिर आपके पास एआई के एक्सपर्ट्स भी आ जाएंगे, अगर उनके अंदर गैरत आएगी कि हम ये यूज़ करते हैं। फिर आपके पास मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी आ जाएंगे, वो भी आपके पास भी आ जाएंगे, वो कहेंगे जी हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगेन अपनी सारी स्किल्स को सामने रखेंगे, फिर हम जाके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम में से भी कोई बंदा एक रिएक्शनरी अप्रोच लेके चल रहे हैं, एक इमोशंस को हमने राइल अप किया हुआ है, और उस तरीके से हम उसके ऊपर बस एक किस्म का कैथारसिस कर देते हैं, उससे में आके चीखो पुकार करके। लॉन्ग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एक्चुअली में कैसे आप करेंगे? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, लेकिन इनके पीछे बुनियाद वो ईमान है, और वो ईमान दीन की हमीयत और गैरत है। उसको जगाएं, उसको जिंदा करें, और कुछ ना कुछ करने का जज्बा पैदा करें। ये बिल्कुल पैसिविज्म ही गलत है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पैसिविज्म भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से एक नेचुरल रिएक्शन अगेन एग्जिस्ट करता है। बट इट डजंट मीन कि वो रिएक्शन ठीक है, जस्टिफाइड है, नहीं। रिएक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो अब हमारा काम ये है कि हम उसको एक बैलेंस को क्रिएट करें, और वो किस तरीके से बैलेंस क्रिएट। जी फैसल, सलाम वालेकुम। जी फैसल हाँ भाई। जी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मतलब आप कह रहे थे ना कि थिंक टैंक आप बनाने का मतलब जो है ना वो इरादा रखते हैं, या इस तरह मेरा ख्याल है हमें मतलब जो है ना इस तरह का कोई थिंक टैंक आप मतलब जो है ना वो बनाएं जिसमें एग्जैक्टली। रिसर्चर्स भी हों, जिसमें बिल्कुल। दीन वाले लोग भी हों, और जिसमें ये पॉलिटिक्स आईआर वाले भी हों, और सोशो बिल्कुल अच्छा। इकोनॉमिक जो साइंटिस्ट हैं वो भी हों, ताकि जबरदस्त। मतलब जो है ना आईटी के अंदर भी हम मतलब हों, बिल्कुल। और हमारे पास सोशो इकोनॉमिक सोल्यूशन भी मौजूद हों। जब हम कोई चीज मसला एक हल कर लेते हैं तो उसके बाद सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जबरदस्त। जाते हैं, उनको बिल्कुल हल करने के बिल्कुल। लिए भी मतलब बहुत जो है ना अच्छी चीजें बात हों। की। तो इस तरह का मेरा कुछ लेके मतलब जो ना आप बिल्कुल। चलें, और इंशाल्लाह आप मदद और करेगा ये कोई दीन के मुश्किल साथ काम साथ। नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ आप बस ये थिंक टैंक्स बनाना बाएं हाथ का काम होता है। आपने कुछ ये रिसर्चर्स को हायर करना है, जिस तरीके से मिसाल के तौर पे जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं आप उनको हायर करें, और उनको हायर करने के बाद आप उनसे कहें जी अच्छा ये रिसर्चेज हैं इन एरिया में, रिसर्चेज प्रेजेंट करो, हमारे पास ये स्ट्रैटेजीज हमने डेवलप करनी है। पीपल डू दैट। और ये थिंक टैंक्स इंग्लैंड में, अमेरिका में, उनको ग्रांट्स मिलती हैं। ग्रांट्स ना भी मिले आपको, ऑब्वियसली ग्रांट्स नहीं देगा, लेकिन आप इसमें फंड रेजिंग करो और आप इस तरह के लोग तैयार करो। तो इस तरह का कोई मतलब, अगेन ये करने वाले काम है, ये एक्चुअल काम करने वाले हैं।
बिल्कुल हाँ आपने सही बात की सर, भाई। ये मतलब दीन के साथ लिंक करके, मतलब दीन के एग्जैक्टली साथ लिंक एग्जैक्टली करके आप नहीं, जो मुझे मतलब बताएं, जो मुझे एक बात पॉलिसी बताएं, लेके आ रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी लेके जा रहे हैं, उसको दीन के साथ लिंक करके उसको मतलब आगे मुझे प्रूव बताएं करने की कोशिश फैसल भाई, करें। मुझे मुझे ये बताएं, अल्लाह करे, अल्लाह करे, मसला हल हो जाता है इसका, गजा का। गजा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है बिल्कुल। फ़लस्तीन का जो मुसलमानों का जो एरियाज थे ऑक्यूपाइड, जो मुसलमानों की जो ऑक्यूपाइड तो नहीं कहना चाहिए, मुसलमानों के जो एरियाज हैं, एक्चुअली फ़लस्तीन तो है ही मुसलमानों का। मुसलमानों की जहां जहां पे ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीन के अंदर, मुझे ये बताएं कि वहां पे अब बिलफर्ज ये खबीस यहूदी वहां से भाग जाते हैं, ज़ायनिस्ट। उसके बाद उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया बिल्कुल, उनका पूरा ड्रेनेज का सिस्टम तबाह हो चुका है, उनका इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम तबाह हो चुका है, उनका हेल्थ केयर का सिस्टम तबाह हो चुका है, उनका पॉलिटिकल, उनका इकोनॉमिक सिस्टम तबाह हो चुका है। उसके लिए कोई बंदा बैठ के सोच रहा है अभी इस टाइम? मतलब मैं समझता हूँ, मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, मैंने कहा था यार लेट्स अज्यूम कि आप कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बैठे हो, आप कहते हो यार मैं क्या करूं। अगर आप पॉलिटिकल, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको यार मैं अभी से बैठ के लेट्स अज्यूम कि 5 साल बाद या 1 साल इंशाल्लाह कुछ महीनों के अंदर ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो मैं अभी से इसके लिए वर्किंग करता हूँ कि जी किस तरीके से एक कंट्री रन होती है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह डेवलप होता है, उस पर कुछ ना कुछ सोचो, वर्किंग करो, ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों को, यार हम गजा के लिए अभी से, ताकि हो क्या गया कि जैसे ही अल्लाह माफ करे यहूदी जो है ये भागता है वहां से अल्लाह के फजलो करम से, तो यू हैव द सॉल्यूशन रेडी ऑन द टेबल ना। हाँ बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल हाँ, उसका सोल्यूशन क्या पॉलिटिकल एंड चाहिए उसका। सॉल्यूशन, हर चीज, हाँ, हाँ, हर चीज इकोनॉमी आपने, किस तरह चलानी है, उनका वो डिफेंस कैसे सारी करना चीजें, है, ये नहीं ये मैं जितने। हाँ, लोग कहें ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं, व्हाई इज दैट सो, कि मुझे जब तक अपना गुस्सा निकालना है, जब तक मुझे अपना गुस्सा नहीं, मतलब मैं जाके चीखो पुकार करूं कि जी जाके लड़ो, और ये जब तक मैं ये नारे नहीं लगा रहा तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं, ये रियल काम करने वाले हैं। मैं समझता हूँ जो बंदा इस तरह काम कर, और ये मुश्किल काम है, मैं बताऊँ ये वाकई मुश्किल काम है, गुस्सा, जाके प्रोटेस्ट करना, चीखो पुकार, मैं ये भी नहीं कहता वो नहीं करने चाहिए, वो करने चाहिए ताकि आप एक अपनी एक इमोशंस को भी दिखाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बैठ के बस ना यही करते रहो, और आपने जब आपके पास एक्चुअल करने का काम है तो यूल बी लाइक, ओ वो तो मेरा काम नहीं, वो तो एक्सपर्ट्स का काम है, ओ मैंने तो सोचा ही नहीं इस पर। तो हाँ, अपने टीम ही ना हो, एनर्जी जब को, मतलब हाँ, जो ना वो आप जाए तो आपके पास टीम ही जी ना हो, और मतलब जो ना एनर्जी आप। को चैनलाइज किया जाए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए सही चीज के ऊपर कि यार दिस इज एक्चुअली हाउ इट्स गोइंग टू बी डन। जी जी अनीसा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मैं इसी आपकी भाई की और भाई की बात को आगे लेके इस तरीके से चाहूंगी कि जैसे अब एक बहस होती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन वाले हैं वो वो वाला टाइम भी दीन की एजुकेशन में दे दें। तो आज भी किसी फॉरम पे मैं ये वाला देख रही थी। तो मेरी अपनी एक सोच है कि हम्म। जितना आप दुनियावी तालीम तक जाते हैं ना, तो आप दीन की तालीम को उस लेवल पर मेरा ख्याल है कि जल्दी से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और आपके पास सॉल्यूशंस जो है वो बहुत जल्दी से आ सकते सही हैं। कह रही, सही और कह रही। अगर आप उन जैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, वो भी तो मॉडर्न चीज है ना। एनीवेज हर यानी कि हर उसके अंदर ना, हर हम्म। फील्ड में। तो बिल्कुल अब सही। ये कहना कि एक डॉक्टर हेल्प नहीं कर सकता, भाई कैसे नहीं कर सकता, एक इंजीनियर हेल्प नहीं कर सकता, भाई आईटी भी तो वही चीज है, इंजीनियर है ना, काइंड ऑफ इंजीनियर ही है ना। हम्म। तो ये वाली चीज को ना हमें बहुत ज्यादा प्रमोट करना होगा। लाइक के जो प्रेजेंटली जो बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके अंदर हम ये फीड करें कि यू आर द डाइज। ऐसे उनको ही। वहां से पकड़ के और उनको जो है ना ये बताना है कि तुम अपनी दुनियावी तालीम को दीन की तालीम के साथ आगे लेकर चलो। अगर तुम अल्लाह से डरते हुए और सॉल्यूशंस ढूंढते हुए और मुस्लिम उम्मा के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम ये वाली एजुकेशन भी उस पैराए में लाकर रखोगे, तो ये भी तुम्हारी दीन की उसमें ही काउंट होंगी सर्विसेज। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली। ये भी एक असल में एक वही वाली स्टेप बात हो है ना कि सकता है ना। हमारे, हमने अपने आप को यानी किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को हमने कन्फाइन कर दिया, रिड्यूस कर दिया सिर्फ एक एक्सप्रेशन में, और वो एक्सप्रेशन हम्म, है प्रोटेस्ट करना, क़िताल हम्म, के नारे लगाना, जिहाद के नारे लगाना। हम्म, जिहाद फर्ज है, इसमें हम्म, कोई राय नहीं है, लेकिन हम्म, क़िताल एक इट्स पार्ट ऑफ इट। तो जिहाद की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ ना कुछ गजा के लिए करना चाहिए, अपने भाइयों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो एक प्लानिंग हो सकती है, एग्जैक्टली। वो एक मिसाल के तौर पे एक सोशल मीडिया के ऊपर एक 5th जनरेशन वॉरफेयर हो सकता है, उसका पार्टिसिपेशन हो सकती है, एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा बन सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा बन सकता हूँ मैं, डोनेशन इकट्ठी कर सकता हूँ मैं, पैसे खुद दे सकता हूँ। दिस इज मी डूइंग समथिंग ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जब हम, अब देखें, जब अगर हम सॉल्यूशन बताएंगे ना कि सॉल्यूशन इज जस्ट फाइटिंग इन द फे और किताल लड़ाई, आपको एक फेथ क्राइसिस आएगा। फेथ क्राइसिस पता क्या आएगा? आप लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि होगा ये कि अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इतना जबर, यानी आपको जबर करके बैठा हुआ है, वो आपको कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि आप उस सिस्टम से बाहर नहीं। अब आप क्या करें? आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, और आप हर उस बंदे को स्कैंडलाइज और विलीफाई कर रहे हैं जो बंदा आपकी सोल्यूशन के अलावा कोई सोल्यूशन दे रहा है।
आप कह रहे हैं कि इस बंदे के अंदर वो जज्बा नहीं, देखो मेरे अंदर तो तड़प है, मुझे तो रात को नींद नहीं आ रही, इसको नींद आ रही है, ये तो बड़े आराम से हंस भी रहा है, ये तो कोई और सोल्यूशन, ये असल सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहा। और फिर वो कुरान मजीद के आयत को यूज कर रहे हैं किताल की, देखो अल्लाह ताला कह रहे हैं लड़ो लड़ो। अब हो ये रहा है कि यू आर डूइंग दिस, और आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, और उसकी वजह से आप इनकैपेसिटेटेड हो रही हो, क्योंकि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो बंदा जो अगरचे शायद वो उस तरीके से आपकी सोल्यूशन को उस तरीके से नहीं, उसको पता है रियलिटी के अंदर यार मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं जाने दिया जाएगा, मैं अगर जाऊंगा इस तरह निकलने की कोशिश करूंगा मुझे पकड़ लिया जाएगा, मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेरी अपनी जात के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस मौके पर वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करता है, अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इस मसले के लिए ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ही इज डूइंग समथिंग। तो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हम लोग कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली इमोशंस को राइल अप करके, उनको यूटिलाइज करके और उन पर बैंक करके अपने बेनिफिट उठा रहे हैं, और बेचारे लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं लिटरली बताऊं आपको, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर गोइंग थ्रू फेथ क्राइसिस, वो दीनदार लोगों से बेजार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं दीनदार देखो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है, देखो अमेरिका के अंदर ये कर रहे हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि दीनदार लोग शायद जो कर सकते थे वो नहीं कर रहे, मैं मानता हूं इस चीज को, मैं कभी भी उनको जस्टिफाई नहीं करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार आप क्या कर सकते हो इसके अलावा, मुझे बताओ प्रैक्टिकली क्या है। बी रियलिस्टिक। देखो बहुत अच्छा लगता है मेरा जिहाद के लिए लड़ने के लिए जाना, ये हर बंदे को अच्छा लगता है, वी ऑल लव दैट। यानी किस बंदे के मुसलमान, वो बंदा मुनाफिक है जिस बंदे के दिल में जिहाद का जज्बा नहीं है, जिसके दिल में शहादत का जज्बा नहीं है, हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो ऐसा बंदा जो है, लेकिन उसके बावजूद आप इस चीज को अगर आप बिल्कुल यानी समझो, इससे अब हो क्या रहा है कि दीज पीपल वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, और वो सारी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है उनको भी एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से फिर वो क्या आ रहा है, फेथ वो जब वो दीनदारों से देखें, जब भी आप याद रखिएगा, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, आप दीनदार लोगों से बेजार होते हैं। दीनदार लोगों से आप, आपका सबसे बड़ा, क्योंकि आपका एक्सपोजर क्या है लोगों से, आप कहते हैं ये दीनदार बंदा बंदा गलत है, ये इसने देखो मेरे साथ ये हरकत की, ये बंदा ऐसा है, इस बंदे के अंदर ईमान नहीं। जब आप दीनदार लोगों से बेजार होते हैं, उसके बाद आपको कोई ना कोई कैंप के अंदर अपने आप को, इंसान वी पीपल ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, हमें हमेशा एक रिलेटेबिलिटी चाहिए होती है, हमेशा हमेशा किसी न किसी के साथ एक अपने आप को रिलेट करना चाहिए होता है। हम अपने आप को जब आप दीनदारों से अपने आप को रिलेट नहीं करेंगे तो आप किसके साथ रिलेट करेंगे, अपने आप को बेदीन लोगों से, कि देखो बेदीन लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, या फिर आप क्या करोगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता, इससे क्या होगा कि जब आप बेदीन लोगों से अपने अपने आप को रिलेट करोगे, तो फिर जनरली फिर आप अल्टीमेटली, अल्लाह माफ करे, दीन से बेजार हो जाओ। तो हमने एक ट्रेंड देखा है नॉर्मली, कि जो लोग दीनदारों से बेजार होते हैं अल्टीमेटली वो दीन से भी बेजार हो जाते हैं, और फिर वो अल्लाह माफ करे जिसे कहते हैं ना कि वो अल्लाह माफ करे दीन से ही दूर हो जाते हैं। और मैंने फेथ क्राइसिस देखा, मैंने उसको देखा है, जो अल्लाह माफ करे जिन्होंने कुछ बहनें हैं, जो बेचारी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने समझा कि यार असल काम, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने दीन, अपनी यानी जो अपना पर्सनल जो कर सकती थी ना काम, नमाजें रोजा, उसको इन्होंने कहा यार मेरे भाई बहन वहां पे मर रहे हैं, मेरी नमाजों का क्या फायदा, और नमाजें छोड़ के बैठे हैं। कैन यू इमेजिन दैट। और वो मुझे बताएं वो क्या, वो सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, यानी नमाजें छोड़ के आप बैठ गए हो, लेकिन आपने गजा के लिए क्या कर लिया, कुछ कर लिया आपने। तो अब मैं देखें, मसला ये है कि किसी तरीके से इन मसलों को हमें इस टाइम इमोशन से ज्यादा अकल की सोच समझ की जरूरत है। प्रैक्टिकली। और हदीस में क्या आया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हदीस बताता हूँ आपको। सैयदना मुस्तवरद अल कुरैशी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के करीब सबसे ज्यादा, क़यामत के करीब जो रोमन्स हैं ना, दे वुड बी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड। ठीक है ना, दुनिया का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होगा, दुनिया पे डोमिनेट कर रहे होंगे, गलबा होगा उनका। सैयदना आमिर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, ही इज वन ऑफ द डिप्लोमैट्स ऑफ द कुरैश। सैयदना आमिर बिन आस वाज नोन एज द दाहियतु मिन दिहाइल अरब और दुहाउल अरब। इनको डिप्लोमेट कंसिडर किया जाता था कि मोस्ट डिप्लोमेटिक इंडिविजुअल ऑफ द अरब्स। चार बंदे थे बड़े जिनको डिप्लोमेट्स, यानी सियासी समझबूझ बहुत ज्यादा रखते थे, पॉलिटिकल माइंडसेट था उनका, सैयदना आमिर बिन आस का। सैयदना आमिर बिन आस वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा यार तुम जो बात कर रहे हो थोड़ा गौर सोच समझ के बात करो, बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तो सैयदना मुस्तवरद अल कुरैशी जो थे सहाबी, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने ये बात की थी कि क़यामत के करीब जो है ना, जो रोमन्स होंगे, मतलब वेस्ट, आप जैसे कह सकते हैं, जैसे उलमा कहते हैं कि उस आजकल उस जमाने के रोमन्स आजकल का वेस्ट है, दे वुड डोमिनेट द वर्ल्ड। तो सैयदना अमर बिन आस ने कहा कि अगर वाकई अल्लाह के रसूल ने ये बात की है ना, तो मैं आपको चार क्वालिटीज बताता हूँ जिनकी वजह से ये है। और वाकई वो, उन्होंने कहा मेरा एनालिसिस है, अब ये सैयदना अमर बिन आस का एनालिसिस है। उसमें उन्होंने पहली चीज पता क्या किया, उन्होंने कहा कानू अहलम अन्नास इंदल फितना। कहते हैं फितने के टाइम होगा माकौल, फितने के टाइम पे सबसे ज्यादा अपने आप को होशो हवास संभालने वाले लोग हैं ये।
यानी जब भी फितना और आजमाइश, और फितना क्या होता है, कौम के ऊपर फितना क्या है, जंग हो गई। और फिर उसके बाद ये कहा कि जब उन पर हमला होता है तो वो हमला होके अपने आप को संभाल करके दोबारा हमला करते हैं, यानी संभालते हैं अपने आप को पहले, एंड देन दे री अटैक। ये नहीं कि वो गिव अप कर देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं, वो अपना रिवेंज लेते हैं, लेकिन हमेशा पहले अपने आप को संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अहलम अन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा बुर्दबार, समझ बूझ रखने वाले, होशो हवास में रहने वाले लोग हैं, खास तौर पे फितने के टाइम पे। तो इस टाइम उम्मत को इमोशन से ज्यादा समझ बूझ की, होशो हवास की जरूरत है। इमोशंस आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन, हाँ ठीक है, पर्सनल लेवल पे बेनिफिट देगा। एक बंदा जिहाद करता है, लड़ता है, जाके प्रोटेस्ट करता है, अल्लाह माफ करे, उसको कोई गोली शोली लग जाती है, उसका कोई नुकसान हो जाता है, अल्लाह के यहाँ सुरखरू है, मैं समझता हूँ अल्लाह के यहाँ हो सकता है उसको दर्जा मिल जाए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आपने उम्मत के लिए कुछ किया? नहीं। तो मुश्किल काम आप देखें ना, यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने क्या, यहूदी यहूदी जो लोग थे, थियोडोर हेर्त्ज़ल का पूरा आपको वाकया अब आप लोगों ने सुना होगा किस तरीके से ये पूरा जायनिज्म खड़ा हुआ, उसके अंदर कुछ लोग थे। आपको पता है यहूदी हर एरिया के अंदर, हर इलाके, पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह के अंदर, हर कंट्री, हर मुल्क के अंदर, हर जहां जहां पे वो आबाद थे वहां पे जलील और रुसवा हो रहे थे। उनको मारा भी जाता था, उनको हर तरीके से तकलीफें पहुंचाई जाती थी। लेकिन उन्होंने किस तरीके से सर्वाइव किया, जरा सोचें, गौर करें, हाउ डिड दे सर्वाइव? उन्होंने सोचा कि यार अब वो भी कर सकते थे, जाके तोड़ फोड़ करो जी, पागलों की तरह निकल जाओ, ये ऐसा नहीं किया। दे सैट डाउन, उन्होंने कहा यार हमें लॉन्ग टर्म समझना, हमें अपना एक मुल्क चाहिए सबसे पहले। उसके लिए उन्होंने सालों जंगें की, उन्होंने अपने बंदे तैयार किए, उन्होंने अपने अपने इकोनॉमिक सिस्टम अपने हाथ में लिया, उन्होंने अपने, यानी उन्होंने अपनी जनरेशंस को लगाया इस पर। आप मुझे बताएं, ये जितने गुस्सा करने वाले लोग हैं, इनमें से कौन है जो अपनी जनरेशन, इनमें से कोई बंदा अपना बच्चा मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं कि मैं इस दीन को, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कल को हमें वो देनी है, वो है ना, मैं उसके लिए अपने बच्चे को डेडिकेट कभी नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटीज में भेजेगा। हाँ वो ही, और बैठ के वो मौलवियों को बेचारे, क्योंकि उसको कोई जवाब देने वाला नहीं, मौलवी बेचारा क्या कह सकता है? जो साहिब इख्तियार है उनको कुछ नहीं कहेंगे, जिनके पास असल में इख्तियार है, जिनको अल्लाह ने पकड़ना है क़यामत के दिन, कि तुम्हें तो इख्तियार दिया था, ताकत थी ना तुम्हारे पास, तो तलवार थी। तो मौलवी के पास, मौलवी को आसान है, असल में वो इजी टारगेट है ना, वो इजी प्रे है। मैं ये भी नहीं कहता कि उलमा की इसमें कमी नहीं, उलमा की नेग्लिजेंस है, वी हैव टू एक्नॉलेज कि उनकी नेग्लिजेंस है, दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग, दे कुड हैव डन अ लॉट मोर। लेकिन देखें, वी हैव टू प्लेस एवरीथिंग एट इट्स राइटफुल प्लेस, ठीक है ना? तो अगेन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गई। नहीं, जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, बिल्कुल आप 100% सही, कि मतलब हम मॉडर्न एजुकेशन को इसलिए स्टॉप ना करें कि वो दीन के रास्ते पे नहीं लेके जाती है। ऐसे ही हमें ये बताना है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इस जमाने में, वो गुजर गए वो जमाने, ठीक है। अभी हमें मॉडर्न एजुकेशन की शदीद जरूरत है। आप अभी इसराइल की बात कर रहे हैं, आप देखिए उन्होंने तमाम ममालिक में अपने लोगों को भेज के कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज ऐसे ही पढ़वाई हैं अपने स्टूडेंट।